जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो जो नतीजे में बनता है वो बनता है मॉलिक्यूल। लिहाजा हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूल है, HCl भी मॉलिक्यूल है और H2O भी मॉलिक्यूल है। लिहाजा हम कहेंगे हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, दो एटम सेम एलिमेंट के मिले हैं, दो एटम सेम एलिमेंट के आपस में कंबाइन हुए हैं और उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया है। यहाँ पर स्टूडेंट बाज़ औक़ात बहस करते हैं कि सर ये NaCl भी तो ऐसा ही है, NaCl में भी तो हमारे पास जो है दो एटम है और यहाँ पे कहा गया है दो एटम, टू एटम्स, ठीक है, ऑफ सेम और डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये भी तो जब कंबाइन होगी तो मॉलिक्यूल बनेगा। बेशक आप डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से अगर आप समझ रहे हैं तो आप ठीक समझ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको इसके चंद और पॉइंट्स बताऊंगा मॉलिक्यूल के जो आज मैंने डिस्कस करने हैं आपके साथ डिटेल में, तो आप आखिर में यही डिसीजन लेंगे कि NaCl इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं उसकी भी बातों को हम। कंपाउंड है यहाँ पर व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जस्ट, ठीक है, नहीं उसने कहा टू, नहीं उसने कहा कि मोर देन टू, उसने कहा एटम्स, इट माइट बी 2, 3, 4 जितने भी एटम्स होंगे, किसके, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है डिफरेंट एलिमेंट्स की। इसका मतलब है कंपाउंड कभी भी कोई कंपाउंड दो सेम एलिमेंट के एटम से मिलके नहीं बन सकता। यानी अगर मैं कहूँ एक ही एलिमेंट के दो एटम आ जाएं और कंपाउंड बना लें तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी गैसेस डायटोमिक फॉर्म में हमारे पास हैं वो सब की सब मॉलिक्यूल हैं, वो कंपाउंड फॉर्म में नहीं आ सकती। यानी H2 है, O2 है, N2, Cl2, I2, Br2, जितनी भी गैसेस हैं हमारे पास वो सब की सब डायटोमिक फॉर्म में मॉलिक्यूल कहलाएंगी। चूँकि मॉलिक्यूल अपनी डेफिनेशन में इस बात की इजाज़त देता है कि टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा, ऑक्सीजन गैस भी है, ओजोन भी है, ठीक है, ओजोन क्या है, टू और मोर एटम, टू और मोर, दो एटम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, सेम एलिमेंट के, तो मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन कंपाउंड की डेफिनेशन में कभी भी ये बात मेंशन नहीं की जाएगी कि दो एटम सेम एलिमेंट के आ जाएं। वो कहेगा व्हेन एटम्स, जितने भी एटम आ जाएं, बट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट बताते हैं आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई ऊपर NaCl की, तो NaCl आप कहेंगे सर Na एक एलिमेंट है, Cl एक एलिमेंट है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दोनों डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आके केमिकली कंबाइन हो गए तो ये कंपाउंड बन गया। इसी तरीके से मैं बोलूँ CaCl2, ठीक है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, एटम से मुराद इसका एक एटम, इसके दो एटम, जब केमिकली कंबाइन हुए तो इसमें हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों डेफिनेशंस के हिसाब से, कि डेफिनेशन हमें कहती है मॉलिक्यूल ये होता है और डेफिनेशन हमें कहती है कंपाउंड ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ कुछ और पॉइंट्स की जानिब जिससे आपको कभी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है वो परेशानी नहीं होगी। तो आइए उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं आपके साथ। नंबर 1 पॉइंट ये है कि मोस्टली molecules are found in liquid or gaseous state। ठीक है, ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वो लिक्विड और गैशियस स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की क्लास है इसलिए इसमें इतना डीपली आपको मॉलिक्यूल कंपाउंड के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे यकीन है कि इससे पहले 9 मैट्रिक के अंदर आपको जो है इस लेवल पर इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड दो डिफरेंट चीज़ें हैं और उनमें ये फ़र्क हैं, इस तरीके से नहीं बताया जाता। लेकिन फर्स्ट ईयर में चूँकि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होते हैं तो आपको ये बातें पता होना लाजमी है, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये मॉलिक्यूल है और ये कंपाउंड है, क्योंकि वो लेवल है जिसके बाद आपने जो है वो यूनिवर्सिटी में कदम रखना है। तो यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आपको तमाम तर डिफरेंसेस जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं कहूँगा कि दे आर सॉलिड्स, ठीक है, यानी यहाँ पर इनके क्रिस्टल लेटिस होते हैं इनके, ठीक है। क्रिस्टल लेटिस का मतलब है कि इनका कंपाउंड का हमेशा एक जो है वो
डेफिनेट पैटर्न होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसकी शेप्स होती हैं, जिसकी आप शेप्स चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2, उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉलिड के कंपाउंड होते हैं और कंपाउंड हमेशा क्रिस्टलाइन लैटिस की फॉर्म में मिलते हैं आपको, जिसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। 7 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको सब पढ़ाए जाएंगे। क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स, हेक्सागोनल, हम्बस, वो सब डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे। 7 स्ट्रक्चर्स हैं। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में इसको डिटेल में डिस्कशन होगी। यहाँ पर आपको पता चलें कि जितनी भी लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं वो सब के सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टलाइन जिनका लैटिस होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कंपाउंड की फॉर्म में रखते हैं। अब आप कहेंगे सर हमें तो क्या पता, हम केमिस्ट तो नहीं हैं कि हमें पता चल जाए कि ये चीज़ फार्मूला लिखें और अब हमें पता चल जाए कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। ठीक है, एग्जैक्टली आप स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स केमिस्ट नहीं होते, उन्हें नहीं पता कि NaCl मैंने लिखा है तो वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में ऑर्डिनरी कंडीशन में पाया जाता है। ये उन्हें जो है वो नॉलेज नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस बताना ज़रूरी है कि बच्चा समझ सके कि तमाम के तमाम लिक्विड और गैस। अब जैसे मैंने यहाँ पर डायटोमिक गैस लिखी थी, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। अब ये पॉइंट आपको बता रहा है कि जितनी भी गैसेज और लिक्विड स्टेट में चीज़ें हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा बताएं नाइट्रोजन गैस क्या है, मॉलिक्यूल कंपाउंड, तो आपके जहन में पॉइंट क्लिक करेगा कि सर ने कहा था कि गैस स्टेट में जितनी भी चीज़ें हैं वो मॉलिक्यूल हैं, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस एक मॉलिक्यूल है। लिहाजा इसलिए पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं ताकि आपको जो है पहचान हो सके मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। सेकंड पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये भी आप कोवैलेंट बॉन्ड का टॉपिक भी आप इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर जो है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आपको ऑलरेडी नोन है आपके लिए ये चीज़ कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। जब एटम्स के अंदर 2 और मोर एटम्स, ठीक है, अब यहाँ पे बात समझनी है, आप चाहें तो डेफिनेशन भी अपनी चेंज कर सकते हैं कि सर हम अगर यूँ कर लें कि व्हेन 2 and more एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट combined chemically in such a way that they are combined with the covalent bond, they are said to be molecules। तो it is a good definition। ठीक है, कि आप कहेंगे सर अगर 2 और 2 से ज़्यादा एटम जो हैं सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स के मिल जाएं विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, और अगर यही बात अगर मैं यहाँ कहूँ कि कंपाउंड कब फॉर्म होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो कंपाउंड हैं, कंपाउंड्स में हमेशा आयोनिक बॉन्ड होता है, और आयोनिक बॉन्ड का मतलब है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही वजह है कि कंपाउंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसके अंदर बॉन्डिंग जो है आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये भी आपको चैप्टर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आप ऑलरेडी जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करता है, लिहाजा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके नतीजे में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँगा वाटर, तो वाटर में आप सब बच्चों को पता है कि सर वाटर में तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसका मतलब वाटर हमेशा मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, NaCl पे बात कर रहे थे हम, और आपने कहा था कि सर NaCl तो मॉलिक्यूल होना चाहिए, चूँकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में बैठ रहा है। चूँकि 2 एटम है Na और Cl, 2 एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, Na अलग एलिमेंट है, Cl अलग एलिमेंट है, वो कंबाइंड हो रही केमिकली, तो सर ये तो मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब आपको बात समझ में आएगी कि NaCl को हमने कंपाउंड इसलिए कहा क्योंकि NaCl के अंदर आयनिक बॉन्ड है और वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लिहाजा जितने भी आपके पास कंपाउंड होंगे उनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता होगा। ठीक है, और वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शेयर ट्रांसफ़र कर चुके होंगे, इसके अलावा वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास दूसरा डिफरेंस था और बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन हमारे पास कंपाउंड है और कौन सा हमारे पास मॉलिक्यूल है। नाउ लास्ट डिफरेंस आपको बताएंगे यहाँ पर, जो कि ये है कि मॉलिक्यूल हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। मॉलिक्यूल्स में हमेशा नॉन मेटल्स आपको मिलेंगे, जबकि कंपाउंड में हमेशा आपको
मेटल के साथ नॉन मेटल मिलेगा, यानी व्हेन मेटल कंबाइंड विद नॉन मेटल इट विल फॉर्म कंपाउंड। हमेशा याद रखिएगा मेटल और नॉन मेटल लाजमी होंगे, ठीक है, जबकि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स होते हैं। अब आप मेरी तमाम तर एग्जांपल्स को छान मारें, जितनी भी मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको ये बात का इल्म है कि नॉन मेटल्स कौन से होते हैं और मेटल्स कौन से होते हैं, तो आप आराम से अंदाज़ा ला सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल है या ये कंपाउंड है। मैं छोटी सी एग्जांपल दूं आपको और यहीं पे देता हूँ। एग्जांपल है मेरी H2SO4। मैं आपसे कहूँ ये कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, तो आप सबसे पहले पॉइंट पे आएँ। आप कहेंगे H2SO4 लिक्विड में होता है, गैस में होता है। बिलफर्ज आप कहें आपको पता ही नहीं है, आप कहें सर मुझे नहीं पता कि H2SO4 जो एसिड है वो गैस में होता है, लिक्विड में होता है या सॉलिड में होता है, तो मैं सर आपको नहीं बता सकता कि ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। हमने कहा ठीक है, आप नहीं बता सकते तो ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा बेटा अगर कोवलेंट होगा तो मॉलिक्यूल होगा, अगर आयनिक होगा तो कंपाउंड होगा। H2SO4 क्या है, तो आप कहें सर मुझे नहीं पता कि H2SO4 में कौन सा बॉन्ड है, मुझे नहीं पता कि H2SO4 में कोवलेंट है, मुझे नहीं पता कि H2SO4 में आयनिक है, तो सर मैं इस बेस पर भी आपको नहीं बता सकता कि ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। तो हमारे पास लास्ट चीज़ आ जाती है जिसके ज़रिए हम आराम से कैच कर लेंगे। H2SO4 में कितने एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। आप ये बताएं क्या सब के सब नॉन मेटल है या कोई मेटल भी मौजूद है। अगर मेटल और नॉन मेटल हैं तो आप कहते हैं सर ये कंपाउंड है। अगर तीनों की तीनों नॉन मेटल्स हैं तो आप कहते हैं कि मॉलिक्यूल है। और अब देखते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, सल्फ़र क्या है और ऑक्सीजन क्या है। तो आपको पता ही चला कि सर हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फ़र भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। लिहाजा तीनों के नॉन मेटल होने की बाइस आप ये कहेंगे सर ये सब के सब नॉन मेटल्स मिले हुए हैं केमिकली, लिहाजा मैं इसको मॉलिक्यूल कहूँगा। और जिस बच्चे को ये भी समझ में ना आए कि सर इसमें मुझे पता ही नहीं नॉन मेटल कौन है और मेटल्स कौन से हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी यहाँ पर बात कहेंगे कि बेटा जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स आपके पास हैं इस वक्त प्योरिटी में मोस्टली, ठीक है, ज़्यादातर मेटल्स के जो नेम्स हैं उनके जो एंडिंग है जिसे हम कहते हैं सफिक्स, उनका सफिक्स होता है IUM, यानी IUM की साउंड आनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सब के साथ आखिर में IUM का साउंड आ रहा है और IUM का मतलब है ये एक मेटल है। अब आप मुझे बताएं, जब आपने ये पढ़ा हाइड्रोजन, इसमें IUM नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और तमाम बच्चों को पता है कि मेटल्स किसे कहते हैं और नॉन मेटल्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है प्योरिटी टेबल का, जिनको पता ही नहीं है कि नॉन मेटल क्या है और मेटल्स क्या हैं, उनके लिए ये बात छोटी सी लिखी है मैंने, नॉलेज में इजाफा किया आपकी, कि IUM का मतलब होता है जिन उनके आखिर में IUM आता है, सफिक्स आता है, जो मेटल्स होते हैं। लिहाजा यहाँ पे सल्फ़र, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, किसी के आखिर में IUM का साउंड नहीं है, तो आप ये बात यकीन से कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटल नहीं है और तीनों की तीनों नॉन मेटल है, लिहाजा मैंने इसको कहा मॉलिक्यूल। जबकि अगर मैं यहाँ देखूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ CaCl2, तो आप कहेंगे सर ये है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का मतलब है मेरे पास एक मेटल आ गया और नॉन मेटल में मेरे पास क्लोराइड आ गया, तो आप कहेंगे सर कैल्शियम क्लोराइड इज़ अ कंपाउंड। तो स्टूडेंट दिस इज़ बेसिकली द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। बहुत से स्टूडेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्हें ये बात नहीं पता होती, और आज जिन्होंने स्टूडेंट ने क्लास दी है उनको डिटेल में समझ में आ गया है कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है। अब अगर आपको लिस्ट दे दी जाए मिक्स करके कि आप आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल है, कौन से कंपाउंड है, तो आई होप आप रेडी हैं इस एक्टिविटी के लिए और ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको और कुछ बेसिक्स पॉइंट के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे और अपने चैप्टर के तमाम कॉन्सेप्ट को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दें स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।